आज का जो टॉपिक है वो है इंसुलिन टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो, जिसको हम आईसीआर भी कहते हैं इन कॉमन वर्ड्स। अगर आपको कहीं आईसीआर लिखा हुआ नजर आए, इट्स मीन का इंसुलिन कार्ब रेशियो। ठीक है जी, सबसे पहले कि क्यों है, इसका पर्पस क्या है, थोड़ा सा वो डिफाइन कर देती हूँ। बेसिकली आईसीआर जो होता है वो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होता है, उनके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। और उनकी जितनी भी डायबिटीज होती है, या कह लें कि जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए हम एक रेशियो फाइन करते हैं, या कह लें कि एक मिनिमल और क्या कह सकते हैं कि मोस्ट क्या ऐसी डोज जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, उनके ब्लड शुगर लेवल्स को लो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि हम लोग, हमारी मदर्स, हमारे फादर्स जिनको डायबिटीज होती है, वो अपनी इंसुलिन को खुद मैनेज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू योर देयर डायबिटीज। यानी कि उनका हाई आया है तो वो खुद से ही 1 या 2 यूनिट्स उनको अप एंड डाउन जो है वो जा रहे होते हैं। एज अ डाइटिशियन आप उनको गाइड कर सकते हो कि क्या रेशियो होगी कि आपको उनको रिड्यूस करना है इंसुलिन को, और क्या रेशियो होगी कि आप इस रेशियो के ऊपर इतने कार्ब्स ले सकते हैं। बेसिकली कार्ब काउंट आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए डायबिटीज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई होप सबको आइडिया होगा डायबिटीज का। सबसे पहले जब डायबिटीज की बात आती है, इट्स मीन कि आपके ब्लड जो शुगर लेवल्स हैं वो हाई हैं और आपकी बॉडी इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही। ठीक है, आपका जो इंसुलिन होता है इज द हार्मोन जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस करता है, शुगर को कन्वर्ट करता है आपके ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है जी। और आपको जब शुगर्स की बारी आती है, इट्स मीन कि कोई एनर्जी सोर्स है। ठीक है, पेंक्रियाज से इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, कितनी टाइप्स की होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। सिम्टम्स में पहली बात आती है इसकी पॉलीफेजिया, मतलब कि आपको एक्सेसिव ईटिंग आप कर रहे हो, बहुत ज्यादा खाना, भूख बहुत लगती है जिसको कहते हैं। उसके बाद है पॉलीफेजिया, जिसमें हमें भूख, इसको एक्सेसिव हंगर कह सकते हैं। पॉलीयूरिया, यूरिनेशन। ठीक है, एक्सेसिव जिसको कहते हैं ना कि बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रही है, ये वो होता है। इसके बाद पॉलीडिप्सिया, जिसके अंदर आपको थर्स्ट यानी कि आपका फ्लड इनटेक बहुत हाई हो जाता है। अब फ्लड इनटेक हाई है, यूरिनेशन आपकी जो है बहुत एक्सेसिव हो रही है, उसके बाद क्या होता है कि इसके साथ साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाते हैं, ब्लर हो जाती है आपकी विजन, जिसको हम रेटिनोपैथी भी कहते हैं। समटाइम क्या होता है जो है आपकी नेफ्रोपैथी हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है। ठीक है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं साथ साथ। इसके अलावा पुअर बाउंड हीलिंग, के अगर आपको कहीं कट लग जाता है तो उसको हील अप होने में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं उसके। हेडिक उसके अंदर आ सकता है, बॉडी एक्स आ सकते हैं इसके अंदर। और अगर आप ग्लूकोमीटर के अंदर आप अपनी शुगर चेक करते हो तो भी वो नॉर्मल लेवल्स के अंदर नहीं होती। डायग्नोसिस के अंदर भी सबसे पहले यही बात आती है, हमारा एक टेस्ट होता है, मोस्ट कॉमन टेस्ट जिसको नोन टेस्ट भी कह रहे हैं, जो कोई हमारा HbA1c होता है। ठीक है, जो लास्ट में मेंशन है, इसकी एक रेंज होती है जिसमें वो बताता है कि अगर आप इस रेंज में फॉल कर रहे हो तो वो जो विच इज 5.7 to 6.4, ये डायबिटिक है। अगर आप इससे पीछे हो तो आप प्री डायबिटिक हो सकते हो। और अगर आपका 6 से ऑनवर्ड, आपका 6.4 से ऑनवर्ड आपकी कोई रेशियो आ रही है HbA1c में, इट्स मीन आपका कंट्रोल जो है वो पुअर की तरफ जा रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का 8 9 इस तरह भी कंट्रोल होता है, विच मीन्स कि आपकी बॉडी में या तो इंसुलिन सेंसिटिविटी है। ठीक है, या जैसे हम रेजिस्टेंस भी कह रहे होते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि आप इनफ इंसुलिन नहीं ले रहे, या आपका कार्ब काउंट बहुत पुअर है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो आपकी फास्टिंग होती है वो आपकी 70 to 126 से नीचे होनी चाहिए, या कह लें कि ओके, ये साइन थोड़ा गलत हो गया है। ओके, ठीक है जी, फास्टिंग लेस देन जो है 126 होनी चाहिए, और आपकी जो आफ्टर 2 आवर्स होती है वो आपकी 140 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारी जो 2 घंटे के बाद हम शुगर कहते हैं वो हमारी लेस देन 140 होनी चाहिए। ये मैं आपको स्लाइड दोबारा भी भेज दूंगी, आप मुझे याद करा देगा। ठीक है जी। अब क्या होता है, आप अपने ग्लूकोमीटर्स में इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंसेंसिटिविटी या रेजिस्टेंस के, और भी पीसीओज में हमारे पास ये आ रहा होता है। ठीक है, हमारे पास और भी बहुत सारे ओबेसिटी के अंदर कुछ लोग डेवलप कर जाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। बट क्या होता है डायबिटीज के अंदर जो स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टूल होता है और अथेंटिक होता है, वो आपका HbA1c होता है। टाइप्स कौन कौन सी हैं आपकी? 2 टाइप्स होती हैं मेजरली, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 होती है वो आपको हेरिडिटी, या फिर कह लें कि ये ऑटोइम्यून जैसी हमारी डिजीज होती हैं कि ये उनके अंदर आ सकती हैं। ठीक है जी। और टाइप 2 जो होती हैं वो आपको
लेटर एज में अंदर हो रही होती हैं, जो माइट भी आपके लाइफस्टाइल से कह लें के साथ जुड़ी होती हैं। जैसा आपका लाइफस्टाइल होगा वैसे वैसे आप एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे हैं वो डेवलप करते हुए जाएंगे। टाइप 1 में ये होता है आपको, एक तो जैसे कि आप अर्ली एज में हो रहा है, बच्चों के अंदर भी हो सकती है, और इसके अंदर आपके अपने ही सेल, आपके जो पेंक्रियाटिक सेल्स होते हैं उनको इन्वेट करना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। इवेंचुअली क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना जो है वो बंद हो जाती है। इसके बाद आप पूरी की जिंदगी आप इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं कि अब आप इंसुलिन लेंगे देन ही आपकी बॉडी फंक्शन करेगी और ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगी इनटू द ग्लाइकोजन। टाइप 1 में अगर हम बात करें तो ये क्या है कि यूजुअली डायग्नोज इन द चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट, मोस्ट टेक डेली इंसुलिन। मतलब हमें जिंदा रहने के लिए देखें, हर शॉट आपको जो है हर खाने से पहले हर शॉट लेना पड़ता है। आपने शायद देखा हो कि अक्सर लोगों के यहाँ फॉरेन कंट्रीज में मोस्टली इंसुलिन बटन्स लगे हुए होते हैं, जिसमें वो पैचेज होते हैं बेसिकली, और आप उनमें इंजेक्ट कर देते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनको हर मील से पहले ही इंजेक्ट करना पड़ता है इंसुलिन। ठीक है। अगर हम सर्वे देखें तो 5 to 10% पॉपुलेशन जो होती है अराउंड द वर्ल्ड, वो हमारी टाइप 1 डायबिटीज से इफेक्ट है। एंड टाइप 2 इज द मोस्ट कॉमन डिजीज। अगर आप ओबीज हैं तो मोस्ट कॉमन जो है, आप प्रोन है टुवर्ड्स द डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीवीडीज, कैंसर। ठीक है, ये सारी एनसीडीज जो होती हैं वो उनमें प्रोन होती हैं जो ओबीज होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 50% जो है वो मेन के अंदर ये डेवलप करती है, और 70% जो है वुमेन में डेवलप कर जाती है। And near epidemic proportion due to increased number of older Americans, greater occurrence of obesity and their sedentary lifestyle। वही बात कि आपका लाइफस्टाइल आपको बताता है कि आप आने वाले दिनों में कहाँ स्टैंड करने वाले हो। ठीक है, कितनी एनसीडीज जो है वो इससे प्रोन हो, और कितनी एज में जाकर आप उसको डेवलप कर लोगे। ठीक है। तो टाइप 2 हमें लेटर एज में हो रही है, मतलब अगर आप 35 से अबव हैं और आपको टाइप डायबिटीज हो गई है तो माइट भी वो टाइप 2 डायबिटीज हो। ठीक है। और अगर इससे पहले हो रहा है तो इट्स मीन वो टाइप 1 है, आपके अपने ही सेल में ऑटोइम्यून है, वो आपके अपने ही सेल को इनगल्फ करते जा रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये कुछ गेस्टेशनल डायबिटीज भी होती है जिसको हम जीडीएम कहते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। प्रेग्नेंट लेडीज में हो रही है। ठीक है, इसमें भी ये होता है कि अगर वो हो गई है, सम टाइम क्या होता है आप उसे कोप अप कर लेते हो और आपको वो प्रेगनेंसी के बाद डायबिटीज होती है नहीं होती, बट स्टिल आप प्री डायबिटिक वाली स्टेट में ही रहते हो, उसको आप डाइटरी मैनेजमेंट से रिकवर कर सकते हो। ठीक है, जैसे प्री ग्लैम्सिया होता है, उसमें भी यही होता है कि हाइपरटेंशन अगर नहीं है तो मदर डेवलप कर जाती है प्रेगनेंसी के अंदर। क्लियर? अब यहाँ पर क्या होता है, जो मदर्स डेवलप करती हैं जीडीएम, उनके बेबीज मैक्रोसोमिक होते हैं, विच मीन्स कि उनके बेबीज का साइज और वेट हायर होता है देन द नॉर्मल। ठीक है, उनके हेड्स जो होते हैं वो थोड़े से लार्ज होते हैं नॉर्मल है हेड सर्कम्फेरेंस से। ठीक है जी। अब हम ट्रीटमेंट गोल्स क्या बनाते हैं? ठीक है, ये थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन था, अब हम टोटली जो है वो कार्ब्स और इंसुलिन के ऊपर आने वाले हैं। तो ट्रीटमेंट आप कैसे दोगे डायबिटीज पेशेंट को? ठीक है, आप सबसे पहले क्या करते हैं, वो सब उनका खाना कम कर देते हो। ठीक है, आपको नहीं पता, अगर कोई जो है वो इतना इलिटरेट कोई इलिटरेट पर्सन भी है तो वो भी यही कहेगा कि जी खाना कम करते हैं, आपकी इंसुलिन या कह लें कि डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। खाना छोड़ दें, इंसुलिन जो है वो अच्छा वर्क करेगी और जो है वो आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मल रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपकी बॉडी में एक फ्यूल की जरूरत है, आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है, आपको छोड़ना नहीं है, आपको पोर्शंस कंट्रोल करने हैं। ठीक है। अपनी जो इंसुलिन होती है उसको पहली बात है अपने कार्ब्स के साथ मैच करना है, वो हम आज सीखेंगे भी पढ़ेंगे भी कि कैसे काउंट कर सकते हैं। Type 1 are encouraged to be precise and regular from day to day with food intake, insulin regimen and activity। अब यहाँ पर आपकी डाइट भी आती है और आपका लाइफस्टाइल भी आता है कि आप उसको कितना मोल्ड करते हो अकॉर्डिंग टू एक रिसर्च के अकॉर्डिंग। हमारी जो टाइप 2 डायबिटीज होती है हम उसको जो प्री डायबिटिक स्टेट होती है उसमें रिवर्स कर सकते हैं। एक दफा आपको डायबिटीज हो जाती है तो वो इरिवर्सिबल हो जाती है, बट अगर आप प्री डायबिटिक हो और आपने डायग्नोज कर लिया है देन आप उसको अपने लाइफस्टाइल से रिवर्स कर सकते हो। ठीक है। तो ये जितने भी मच मिथ्स होते हैं कि दम करवा लेंगे या ये चीजें नहीं होती। ठीक है, आपको काउंट अपना मेंटेन करना पड़ता है, लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ती हैं ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहे, आपके कितने जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ना आए।
अब क्या होता है, जब हमारे ब्लड शुगर लेवल हाई होते हैं, हमें वाउंड हीलिंग नहीं हो रही, रेटिनोपैथी हो रही है। अब रेटिनोपैथी में बेसिकली क्या होता है, आपकी ब्लड में इतना शुगर होता है कि वो आपकी वेन्स को जो है वो नैरो या फिर थिन कर देता है, ठीक है। इसलिए स्ट्रोक की चांसेस हाई हो जाते हैं, आपकी न्यूरोपैथी हो जाती है, किडनी फिल्ट्रेशन के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है, और बहुत सारे सोन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको एड करता है वो आपका क्रोमियम होता है। हम हर आप एज अ डाइटिशियन सबको पता होगा कि हमारे पास एक न्यूट्रिएंट होता है क्रोमियम, जिसको हम देते हैं फॉर द सपोर्ट, क्योंकि ये इंसुलिन की एक्टिविटी को इनहेंस करता है। आपकी अपनी बॉडी अगर इंसुलिन बना रही है थोड़ा सा भी, ये उसको सपोर्ट करेगा। जैसे आप लोगों की ड्रग्स होती हैं मेटफॉर्मिन, ठीक है, मेटफॉर्मिन भी क्या करता है, आप जैसे आपको सपोर्ट करता है कि आप इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करें और इफेक्टिव प्रोड्यूस करें। मतलब आप मेटफॉर्मिन आपका ब्लड शुगर लेवल लो तो करेगा, जिसको हम ग्लूकोफेज कहते हैं। ग्लूकोफेज से आई गेस सब नोन होंगे कि ग्लूकोफेज का सॉल्ट क्या है, इट्स मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन का पर्पस भी यही होता है, ठीक है। आप अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एज अ ट्रीटमेंट मेटफॉर्मिन को चलाएं तो वो बिल्कुल जो है वो यूजलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने डाइटरी हैबिट्स नहीं चेंज की, ठीक है, आपने लो कार्ब मॉडरेट प्रोटीन फैट मॉडरेशन में और हाई क्रोमियम डाइट अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से मेटफॉर्मिन का असर भी खत्म हो गया। मेटफॉर्मिन आपको सपोर्ट करती है कि आप इंसुलिन अच्छा प्रोड्यूस करें, आपकी बॉडी इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस करे, और आप जो है वो इंसुलिन पे ना जाएं टाइप 2 डायबिटीज में, ठीक है। टाइप 1 में भी इंसुलिन से भी एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाती है, बट आप इनके साथ ड्रग्स भी दे रहे होते हो। अगर सेम एज हम टाइप 2 की डायबिटीज की बात करें, उसका भी कंट्रोल समहाउ टाइप 1 की तरह ही होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको एडिक्वेट कैलोरीज लेनी है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। आप सकते हैं अपने रीजनेबल वेट के अकॉर्डिंग अपना बीई अपना टीई एडजस्ट कर सकते हैं। अब टीई के बाद हमारे पास एक रेशियो भी आती है एएमडीआर, और हम उसके अकॉर्डिंग अपने कार्ब्स प्रोटीन और फैट्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रिवेंट क्या कर सकते हैं अपना मतलब अपनी डायबिटीज के जितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, थोड़ा डिले कर सकते हैं। आपने शायद देखा हो जो लोग बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं और अपना मेंटेन करते हैं इंसुलिन लेवल्स को, ब्लड शुगर लेवल्स को, उनके अंदर इफेक्ट्स जो है थोड़े डिलेड होते हैं, रादर देन उसके जिसको 1-2 साल पहले डायबिटीज हुई है और डायबिटिक फुट भी हो गया है, रेटिनोपैथी भी हो गई है, न्यूरोपैथी भी हो गई है, नेफ्रोपैथी भी आ रही है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। अब ग्लूकोज आपके कहाँ से फिल्टर हो रहा है, ठीक है। बेसिकली आप ये फिजियोलॉजी देखें तो आपकी किडनी से जो है वो ग्लूकोज अगर आपके यूरिन में आना शुरू हो जाता है, इट्स मीन इट्स डेंजरस। आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत हाई जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपके यूरिन भी ग्लूकोज जो है वो निकाल रहा है, ठीक है। फिल्ट्रेशन इफेक्ट हो रही है, आपका जीएफआर इफेक्ट हो रहा है, नेफ्रोलॉजी जो है इफेक्ट हो रही है। तो उसके लिए हमें अवॉइड करना पड़ती हैं बहुत सारी चीजें, हमें अपनी जो डाइटरी मैनेजमेंट है वो करनी पड़ती है, ठीक है। अपना वेट लॉस की तरफ देखना पड़ता है। सबसे पहले जो लोग ओबीज होते हैं उनके लिए हम सबसे पहले मैनेजमेंट जो करते हैं वो लाइफस्टाइल चेंजेस होता है, जिसमें आपकी वेट मैनेजमेंट भी आती है। बैलेंस डाइट हम इनकरेज करते हैं, और आईसीआर इंसुलिन कार्ब रेशियो जो है वो यूज कर रहे होते हैं उनके लिए फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज। एंड देन पोर्शन कंट्रोल, ठीक है। पोर्शन कंट्रोल, एक्सचेंज लिस्ट, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इंसुलिन काम कैसे करती है? इंसुलिन ऐसे काम करती है कि जब आप खा लेते हो ना, मैं आपको एक वीडियो भी लास्ट में दिखाऊंगी, थोड़ा सा आपको डायबिटीज जिनको नहीं पता डायबिटीज का ऐसा प्रॉपर, उनके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। अभी ये है कि हम लोग जब खाना खा लेते हैं ना तो बेसिकली एनर्जी हमारे अंदर जाती है, ठीक है। वो क्या होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में चला जाता है। फिर क्या होता है, वो जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन के अंदर, ठीक है, जो हमारे ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं। स्टॉप करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि हमारी ग्लूकोज जो बनना है वो बंद हो जाती है जैसे ही मेंटेन होता है लेवल, और इंसुलिन की प्रोडक्शन खत्म हो जाती है, ठीक है। ये आपके जो है अल्फा बीटा सेल्स जो है वो इनमें आप अगर देखें तो एक आपको बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म जैसे हो रहा होता है, ठीक है जी। अब क्या होता है, सेल विल नॉट अलाउ, अगर आपकी बॉडी के अंदर सुफिशिएंट इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या करोगे, आपकी बॉडी वो जो ब्रेक डाउन होनी है वो नहीं करेगी। आपके जो ब्लड स्ट्रीम है उससे ग्लूकोज आपके सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, इवेंचुअली HbA1c का टेस्ट पुअर आएगा। मतलब HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके साथ अटैच्ड है आपकी शुगर,
ठीक है। वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जब तक प्रेजेंट रहेगी आप इवेंचुअली डेवलप करते जाएंगे कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। इंसुलिन accelerate blood sugar movement out of the blood and into the cell. Cell will not allow the blood sugar in without the insulin. इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करती है। आप लोगों ने की मॉडल अगर पढ़ा हो तो एक चाबी की तरह काम करती है कि वो डोर्स खोलेगी तो ही आपका ब्लड शुगर लेवल आपके सेल के अंदर जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो ब्लड स्ट्रीम में ही रहेगा। जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है वो बेसिकली इसलिए हो रहा होता है कि सफिशिएंट इंसुलिन नहीं होती और वो इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो लॉक खोल सके या बैरियर खोल सके जिसने पास करवाना है ब्लड शुगर लेवल्स को सेल के अंदर। इंसुलिन के स्टार्टअप्स कैसे होते हैं बेसिकली? अब इंसुलिन हम लोग बताने वाले हैं कि हम क्या करेंगे। पहली बात है कि एज अ डाइटिशियन मुझे लगता है कि गाइडेंस और अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि पेशेंट को बताया जाए कि इंसुलिन जो है वो कौन सी टाइप की उसको लगनी चाहिए। ठीक है। और उसको इंजेक्ट कहाँ करनी है और सही तरीका क्या है उसको लगाने का और कौन सी साइट पे लगानी है। ओके। अब में से मुझे कोई बताएगा कि इंसुलिन सबसे इफेक्टिवली कहाँ रिकमेंड की जाती है कि आप वहाँ इंजेक्ट कर लें? इनबॉक्स में बता सकते हैं, अपना हैंड रेस कर सकते हैं। कोई मुझे बताए कि कौन सी साइट है जिसमें हम मोस्ट इफेक्टिवली कहते हैं कि वहाँ इंसुलिन लगेगी तो ज्यादा इम्पैक्ट रखेगी। एनीवन? यस, बिल्कुल। ठीक है। आपकी पेरिटोनियम जो आपकी पेरिटोनियल कैविटी होती है वहां पर हम लोग जो है उसका इफेक्ट और उसकी एफिकेसी, ठीक है, हम एक वर्ड यूज करते हैं एफिकेसी, वो बहुत अच्छी आती है रादर देन जो है वो एनीथिंग एल्स। ओके जी। आपने इंसुलिन को स्टोर कैसे करना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, उसके क्या क्या मैनेज जो है वो आपके टूल्स एंड टेक्टिक्स होते हैं जिसमें आप इंसुलिन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एज अ डाइटिशियन और एज अ डॉक्टर पता होनी चाहिए कि आप पेशेंट को गाइड कर सको ताकि उसकी एफिकेसी बेहतर हो सके। ठीक है। अब डाइटिशियन का काम क्या आता है कि उसने बताना है कि आपने ग्लूकोज को मैनेज कैसे करना है विद द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी। और अपने रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। मुझे अगर मैं कहूँ तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है फॉर द डाइटिशियंस एंड द डायबिटोलॉजिस्ट कि वो उनके रिकॉर्ड्स मांगे। ठीक है। आप कोई डाइट प्लान भी बनाने लगे हो तो सबसे पहले एक वीक का उनके पास एक गैप जो आपका एक गैप मिल जाता है उसमें मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है। हम आगे उसको चार्ट भी डिस्कस करेंगे वो कैसा होता है, हमें कितनी बार चेक करनी चाहिए, वो हम एंड पे पढ़ेंगे। और हम उसकी मदद से, ठीक है, वो जो आपका चार्ट आता है मॉनिटरिंग चार्ट, हम अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये होता है मॉनिटरिंग चार्ट, ये वाला। ठीक है। अब इस मॉनिटरिंग चार्ट के अंदर आपको डेट मेंशन करनी है पूरे वीक की और आपको हर मील से पहले और आफ्टर 2 आवर्स जो है ईच मील आपको चेक करना होता है अपना ब्लड शुगर लेवल्स के आपकी रेंजेस कहाँ फॉल कर रही हैं। इससे क्या होगा, आप आईसीआर जो है इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो वो भी मैनेज कर सकते हो और उसके साथ साथ अपना ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं उनको भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। अब इंसुलिन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? 5 मेजर टाइप्स हैं जिसमें आपके पास आता है रैपिड एक्टिंग, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, मिक्स एंड लॉन्ग टर्म एक्टिंग। ठीक है जी। ये वाला चार्ट है जिसमें जो मैं आपको बता रही थी, ये वाला। ठीक है। ये सबको चार्ट नजर आ रहा है? देखें अब यहाँ पर क्या है, आप डेट लिखेंगे, ये हम लोगों को देना बहुत जरूरी होता है पेशेंट्स को और उनको बताना होता है कि ये चार्ट मेंटेन करके लेकर आए। ठीक है। या इनको इसको पूरा लिख कर आए। जैसे आपका फूड डाइटरी रिकॉल मेथड्स होते हैं ना, 24 आवर रिकॉल मेथड, फूड डायरीज, इस तरह हमारा ये मॉनिटरिंग चार्ट होता है। ठीक है। अब इस मॉनिटरिंग चार्ट में आपने हर मील, हर दिन, हर ब्रेकफास्ट से पहले चेक करना है, देन आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ब्रेकफास्ट एंड देन बिफोर लंच एंड देन, ये होता है मेरे हिसाब। ठीक है। अगर आप पहली सेटिंग करने वाले हो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है कि आपको पता होगा पेशेंट किस जो है क्राइटेरिया के साथ आ रहा है, HbA1 लेवल उसके क्या हैं और कितना कार्बोहाइड्रेट वो दिखा सकता है। ठीक है। उसकी इंसुलिन जो है वो कहाँ पे और कैसे वर्क कर रही है। बस 5 टाइप्स ऑफ इंसुलिन हैं जिसमें सबसे पहले रैपिड एक्टिंग आती है, उसके बाद शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमिटेंट एक्टिंग, ये कैसे काम कर रही हैं वो हम आगे एक टेबल की सूरत में देखने वाले हैं कि जी टेबल क्या कहता है कि हमारे पास फास्ट एक्टिंग जो होती है वो हम लोगों ने बिफोर मील लेनी है।
ठीक है। ये कैसे काम करती है, 15 मिनट्स, एंड इनका इंटरवल क्या होता है, 3 to 5 आवर्स, मतलब 3 से 5 घंटे आपके पास ये रहती है, उसके बाद आपको दोबारा इंजेक्ट करनी पड़ती है। लॉन्ग एक्टिंग जो होती है वो आपके पूरे दिन के लिए भी इनफ होती है, वो आप दिन में एक दफा भी इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट एक्टिंग, ये टाइप्स हैं, ये सारी नई इसी ब्रांड नेम के साथ आ रही हैं आपके पास। और जो आपके पास शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है वो 5 to आपके पास जो काम करती है 8 आवर्स। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास जो होता है जो मीडियम एक्टिंग है, फिर मिक्स प्री मिक्स्ड है, प्री मिक्स, इसी तरह हमारे पास एक इसमें क्या होता है, या तो हमें ब्रेकफास्ट और डिनर में जा रही होती है, या फिर हमें ब्रेकफास्ट में ही एक दफा लगेगी और पूरे दिन के लिए वो इनफ हो जाएगी। ठीक है, वो लॉन्ग एक्टिंग में आ जाती है। या फिर हमें जो है वो तीनों मील्स के अंदर लग रही हैं। जो मेजर मील्स होते हैं वो हमारे पास ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है एंड डिनर होता है। ठीक है। मोस्ट जो हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है वो हमारी ह्यूमलिन होती है, और पेन्स की फॉर्म में जो आती है वो इंसुलिन यूज हो रही होती है। ठीक है, उनका इंटरवल डिपेंड करता है कि वो आपको कितने टाइम में लगेंगी। ठीक है, ये इंटरवल्स लिखे हुए हैं सारे कि कितनी देर तक अपना काम रखती हैं, उसके बाद इनका फंक्शन खत्म हो जाता है, या वो पूरी जैसे कह सकते हैं कि वो आए, जैसे हमारी मेडिकेशन है वो इतनी देर तक उसका असर रहेगा, उसके बाद आपको वो दोबारा लेनी पड़ेगी डोजेस। ठीक है जी। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है अब डायबिटीज का। ठीक है। आपके जो जो रेट्स होते हैं, जैसे हमारे माइक्रोज में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड द फैट्स। अब यहाँ पर इसकी रेशियो क्या होने वाली है, ये स्टैंडर्ड रेशियो है जो हम किसी भी कह लें कि डाइट के अंदर या अकॉर्डिंग टू डिजीज कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको रेशियो बताती है कि आपको कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है और कितना आपको फैट लेना है। अब जब डायबिटीज की बात आती है तो डाइट का एक बहुत बड़ा जो है वो कह लें कि रोल है। अगर इसके बगैर हम डाइट जो है वो डायबिटीज को मैनेज नहीं कर सकते। इवन आपको अगर थोड़ा सा नॉलेज है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कौन से सोर्सेज हमें कार्बोहाइड्रेट देने वाले हैं, तो आपको बेहतर मैनेजमेंट आ सकती है रादर देन उसके जिसको कार्बोहाइड्रेट का नॉलेज नहीं है और आप उस जो है वो काउंट नहीं कर सकते वो कैसे कार्ब देने वाले हो। ठीक है। तो एज अ डाइटिशियन एक्सचेंज लिस्ट पे कमांड होनी चाहिए आपकी, आपको सोर्सेज पता होने चाहिए कि कौन सा सोर्स क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है मैक्रोज में स्पेशली। और कार्बोहाइड्रेट का जो है वो बेसिकली हमें एनर्जी फ्यूल देता है, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए हमें कार्ब काउंट करना पड़ता है। डायबिटीज जो भी जिन डायबिटिक्स होते हैं आर इनकरेज टू कीप ट्रैक, जैसे मॉनिटरिंग आपकी हो रही होती है। ठीक है, और इसके साथ आप अपने कार्ब्स, जैसे मैंने आपको मॉनिटरिंग चार्ट दिखाया, आप उनके साथ उनको डायरी भी रिकमेंड करोगे, फूड डायरी, कि आपने अपना 24 आवर इकल मेथड या फूड डायरी को भी मेंटेन करना है, कि जैसे आपने मंडे वाले दिन ब्रेकफास्ट में क्या लिया और आपकी ब्लड शुगर लेवल्स क्या थे। ठीक है, सेम एज आपने लंच में क्या लिया और आपकी शुगर लेवल्स क्या थे। ठीक है, स्नैकिंग के दौरान हम नहीं ले रहे होते डायबिटीज जो है वो इंसुलिन, बट क्या होता है हमें फिर स्नैक के अंदर अपने कार्बोहाइड्रेट को मैनेज उस तरह करना होता है कि अब इंसुलिन नहीं जा रही तो हमें कार्ब कैसे मैनेज करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद होता है हमें छोटे मील्स लेने होते हैं रादर देन लार्ज मील, और फ्रीक्वेंट लेने होते हैं। ठीक है। अब डायबिटीज जो होते हैं, डायबिटिक जो होता है वो रोजा इसलिए नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि उसका जो है हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया इज अ स्टेट जब आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, और हाइपोग्लाइसेमिक जो स्टेट होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है रादर देन द हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। डीआर जो होता है आपका वो होता है एक्सेप्टेबल मैक्रोज डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट भी एक रेशियो में आ जाती है, उसको आप कैलोरीज के साथ जो है वो मैनेज कर सकते हो कि कितने ग्राम्स आएंगे, कितना उसमें कैलोरी आने वाला है, देन उसके पास सर्विंग क्या होने वाली है। इसके बाद अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट के जो काउंट के मेथड्स होते हैं वो हमारे पास एक्सचेंज लिस्ट एक सबसे बेहतर मेथड होता है, जिसमें आपके पास कैलोरीज भी जो है मैनेज हो रही हैं, उसके बाद आपके पास जो होती है कार्बोहाइड्रेट इन ग्राम्स भी काउंट हो रहे होते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होने वाला है, आपके पास एक फ्लेक्सिबल मेन्यू आ जाता है, या आप मील अच्छे से प्लान कर सकते हो। ठीक है। आपके पास अगर सोर्स अच्छे हैं, यानी कि आप हाई ग्लाइसेमिक और लो ग्लाइसेमिक के अंदर आप अच्छे हो, आपको पता है कि रेंजेस क्या है और कौन सा फूड देने से कितना शुगर स्पाइक आने वाला है, तो आप उसको मैनेज अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। अब आप अच्छे से कर सकते हो लो ग्लाइसेमिक और हाई ग्लाइसेमिक फूड में आपको डिफरेंस पता है, तो आप कंट्रोल भी ब्लड शुगर का जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं उनका कंट्रोल भी अच्छा होगा। ठीक है।
तो कार्बोहाइड्रेट की मेजर सोर्सेज जो हमारे पास होते हैं वो हमारे ब्रेड एंड सीरियल्स होते हैं, ठीक है, राइस, हमारे पास्ता, जितना भी आपका स्टार्च ग्रुप होता है वो पूरा का पूरा आपका कार्बोहाइड्रेट सोर्स होता है। क्रैकर्स आ जाते हैं, चिप्स, पॉपकॉर्न, इसके अंदर स्टार्ची वेजिटेबल, जो आपकी स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं वो भी आपकी स्टार्चेस के अंदर ही आ रही होती हैं, इवन आपके बीन्स, कॉर्न, पोटैटोज एंड ग्रीन पीस, ठीक है, या पीस आपके। अब इसके अलावा कौन कौन से सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के? कार्बोहाइड्रेट आपको फ्रॉम मिल्क जो है इक्वल अमाउंट में जा रहा होता है, आपके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी आपको इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट देते हैं अकॉर्डिंग टू 1 सर्विंग ऑफ द स्टार्च। सेम एज स्वीट डेजर्ट, जेली, जैम्स, इनकी भी अगर आप 1